हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग मैनेजमेंट बाय अखिल हिंदी। जैसा कि हम लोगों ने देखा है, इसके पहले हमने क्रॉप इम्प्रूवमेंट का कुछ चैप्टर जो है उसको कवर किया है लेक्चर। लेकिन अभी हम लोग एक नया सब्जेक्ट है रैनफेड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जो कि BSc फिफ्थ सेमेस्टर का है। तो इसके हम लेक्चर 1 को चल रहे हैं शुरू करने। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो भी हो, अगर आपको जहाँ भी कोई समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं सबसे पहला नंबर क्या है कि पहला नंबर में हम देखेंगे क्या है इसके बारे में। चैप्टर का नाम ही है कि रैनफेड, मतलब सब्जेक्ट का नाम ही है रैनफेड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो रैनफेड का मतलब ही कि वही होता है रैनफेड ड्राई लैंड। ड्राई लैंड मतलब शुष्क भूमि, एग्रीकल्चर यानी कृषि, ठीक है। रैनफेड मतलब वर्षा आधारित क्षेत्र जो हो गए उनमें, है ना। तो इसका क्या हम देखेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका हिस्ट्री क्या होता है रैनफेड का। रैनफेड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो होता है, इसको इंट्रोडक्शन कैसा होता है, इसका हिस्ट्री क्या है, ठीक, और इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक। ये सारी चीज़ों को हम पहले लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये देखते हैं कि जो शुष्क भूमि होती है यानी ड्राई लैंड होती है, कृषि का भारतीय कृषि में एक विशिष्ट स्थान है। शुष्क भूमि कृषि से जिसे बरानी खेती भी कहा जाता है, यानी ड्राई लैंड को जो होता है उसे क्या कहते हैं, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को बरानी खेती भी कहा जाता है, ठीक है। एक ऐसी कृषि पद्धति है जो कम वर्षा या सीमित जल संसाधनों वाले क्षेत्रों में की जाती है। कैसे क्षेत्रों में? कम वर्षा या सीमित जल वाले क्षेत्रों में, ठीक। जैसे यहाँ पे कम जल संसाधन होते हैं, मतलब वहाँ पे सिंचाई की भी सुविधा उतनी अधिक नहीं उपलब्ध होती है, तो इसी वजह से इसका प्रयोग करते हैं। जो भी कम जल से मतलब संसाधन होते हैं, जहाँ पे जल के संसाधन कम होते हैं वहाँ पे, ठीक। ड्राई लैंड है ना, तो इसी वजह से शुष्क भूमि का मतलब जहाँ पे पानी की कमी हो, ठीक। तो इसका मुख्य उद्देश्य उपलब्ध नमी का संरक्षण करना और बिना सिंचाई के फसलों का उत्पादन करना। कहने का मतलब ये है कि जैसे अब जहाँ पे पानी की कमी होगी वहाँ पे हमें पानी की जितना से कम हो सके उतना अच्छी तरीके से उसको उपयोग करना चाहिए, है ना। तो इसी वजह से पानी के जितनी कम हो सके उतना ही कम यूज़ करें, ठीक है। इसी बिना यूज़ किए पानी को, मतलब बहुत कम मात्रा में, आवश्यकता अनुसार बहुत कम, आवश्यकता से भी कम जो है पानी का उपयोग करके हम लोग को फसल उत्पादन करना है। और जो मिट्टी की नमी है उसको बरकरार बनाए रखना है, संरक्षण उसका किए रहना है, ताकि अन्य फसलों की उपज के लिए हमें अन्य जल की आवश्यकताओं कहीं से भी ना करनी पड़े, ठीक। तो शुष्क भूमि का जो स्थान क्षेत्र है वो कितना है, लगभग 67% जो शुष्क भूमि है वो खेती करने योग्य भूमि है, 44% खाद्यान्नों में है, ठीक। 40% मानव और 60% पशुधन आबादी का सहयोग है। 80 से 90% अधिकांशतः तिलहन दलहन और बाजरा पारिस्थितिकी तंत्र का भूमि विस्तारित है, वो तंत्र तक विस्तारित है। कहने का मतलब ये है कि जो 80 से 90% है वो तिलहन दलहन और बाजरा पारिस्थितिकी तंत्र का तक विस्तारित है। कहने का मतलब ये जो बाजरा वगैरह होता है, ये सब कम पानी की फसल ही होती हैं, इनमें पानी की बहुत अधिक मात्रा नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि शुष्क कृषि भूमि जो कृषि की मुख्य बातें क्या क्या हैं। किसकी? शुष्क भूमि कृषि की मुख्य बातें क्या क्या हैं। जैसे ड्राई लैंड है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंट्स कुछ टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 देखेंगे सिंचाई की कमी, क्योंकि ड्राई लैंड में क्या होगा, सिंचाई की कमी होनी चाहिए। फिर नमी का संरक्षण करना चाहिए। और फसल चयन हमें इस प्रकार करना चाहिए कि पौधों को कम से कम जल की आवश्यकता पड़े, ठीक है। जैसे मान लो अभी हमने अधिक फसल वाली अधिक जल चाहने वाली फसलों को उगाया है, तो इसके बाद हम लोग को बहुत कम, वो तो फसल चक्र में आ जाएगा, लेकिन फसल चयन में ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जिससे कि जिसको कम पानी की आवश्यकता पड़े। और उन्नत तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि पानी की कम से कम प्रयोग हो। मतलब कहने का ये है कि जैसे क्योंकि पानी की तो कमी पहले से ही है, और अगर हम उन्नत तकनीकों का प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें भी अगर जैसे हमने फ्लूड मेथड को यूज़ कर लिया सिंचाई करने के लिए, यानी बाढ़ विधि से, तो उसमें क्या होगा, मिट्टी के साथ साथ पानी और सोख लेता है रास्ते में ही जाते जाते। तो इसी वजह से हमको फ्लूड मेथड इसीलिए कह रहे हैं कि उन्नत तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक। और उपयुक्त क्षेत्र होना चाहिए। कैसा क्षेत्र? उपयुक्त क्षेत्र में। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर शुष्क भूमि कृषि का तात्पर्य पूरी तरह से वर्षा आधारित परिस्थितियों में फसल उगाने से है। कहने का मतलब ये है कि अब देखो, जहाँ पे भी वर्षा नहीं, जल संसाधन के अन्य स्रोत नहीं हैं, जैसे तालाब हो गया
नल हो गए, हैंडपंप हो गया, कूप हो गया, और क्या कहते हैं ये बोरवेल होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जिसके यहाँ मतलब जहाँ पे नहीं पाई जाती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि वर्षा आधारित ही परिस्थितियों में फसल उगाते हैं। मतलब जब वर्षा होती है तो वही जल का उपयोग करके ही फसल उगाते हैं। तो टाइप्स इसके क्या क्या हैं, हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। अब टाइप्स देखते हैं। वर्षा आधारित और शुष्क भूमि कृषि के प्रकार दोनों ही सिंचाई के बिना पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर हैं। देखो जो रैनफेड है और ड्राई लैंड है, रैनफेड मतलब वर्षा आधारित, ड्राई लैंड मतलब शुष्क भूमि। तो उसी के प्रकार दोनों ही सिंचाई के बिना पूरी तरह से वर्षा निर्भर है, क्योंकि अब अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो पूरे वर्षा ही पे ही निर्भर करेगा, है ना। तो हालांकि उनमें वर्षा की मात्रा और जलवायु के आधार पर कुछ अंतर होते हैं, जिसके कारण इन्हें विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक। तीन महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित हैं। शुष्क खेती हो गया, शुष्क भूमि खेती हो गई, और वर्षा आधारित खेती हो गई। कैसी? शुष्क भूमि खेती यानी ड्राई फार्मिंग, शुष्क भूमि खेती, शुष्क भूमि पर खेती यानी ड्राई लैंड फार्मिंग, और रैनफेड फार्मिंग। ठीक, ये है। और तीन प्रकार हैं इसके, मतलब निम्नलिखित इस प्रकार से दिया है। तो हमने इसमें इंट्रोडक्शन देखा, टाइप्स देखा, और अब शुष्क खेती क्या है इसके बारे में देखते हैं, है ना। तो शुष्क खेती क्या है? शुष्क खेती में ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, ड्राई फार्मिंग, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, ये ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 750 mm होती है। कितनी होती है? 750 mm से कम ही होती है, उससे 750 mm से अधिक नहीं होती। वहाँ पे ड्राई फार्मिंग होता है। इन क्षेत्रों में फसल का नष्ट होना सामान्य होता है, क्योंकि वर्षा को जब होगी ही नहीं, वर्षा की कमी होगी, जल की अभाव होगा, तो फसल सूख जाएगी और उस फसल का नष्ट होना सामान्य बात है। इन क्षेत्रों में शुष्क जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु? शुष्क जलवायु, क्योंकि शुष्क फार्मिंग खेती तो शुष्क जलवायु में शुष्क खेती ही होगी। मृदा में नमी की मात्रा उपलब्ध नहीं होगी, तो ऐसे क्षेत्रों में शुष्क खेती की जाती है। नमी संरक्षण के तरीकों को अपनाकर खेती की जाती है, मतलब जैसे मल्चिंग हो गया आदि, पुआल उगाल बिछा के उसको क्या करते हैं कि वहाँ की नमी को संरक्षित कर लेते हैं, नमी उड़ ना पाए। ठीक। फसल उगाने का समय 75 दिन होता है। कितना होता है? 75 दिन का होता है जो भी फसल उगाते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें शुष्क भूमि खेती। अभी हमने क्या देखा? फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग देखा। अब ड्राई लैंड फार्मिंग देखेंगे। शुष्क भूमि खेती में क्या होता है? वार्षिक वर्षा 750 से 1150 यानी मिलीमीटर तक होती है। कितना होता है? 750 से 1150 मिलीमीटर तक होती है। फसल के नष्ट होने की संभावना कम होती है, क्योंकि कुछ वर्षा मात्रा में उपलब्ध हो जाती है, मतलब वर्षा के द्वारा जल का संचयन कुछ कर लिया जाता है, और भूमि को भी जल द्वारा सिंचित कर ली जाती है। ठीक। जलवायु जो है इसका कैसा जलवायु, वो तो हमने देखा था, शुष्क जलवायु थी। लेकिन इसमें क्या है? अर्ध शुष्क है। अर्ध शुष्क यानी शुष्क भूमि कृषि अपनाई जाती है इसमें। नमी संरक्षण के तरीकों को अपनाकर खेती इसमें भी की जाती है, क्योंकि जल के मतलब अभाव तो नहीं है, मतलब अभाव है लेकिन पूरी तरीके से अभाव नहीं है, कुछ मात्रा में। तो इसी वजह से इसमें भी हम संरक्षण के तरीकों को अपनाकर खेती करते हैं। ठीक। फसल उगाने का जो समय है 75 से 120 दिन होता है। कितना होता है? हमने उसमें देखा 75 दिन था, लेकिन इसमें से जो ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग है, इसमें कितना है? 75 से 120 दिन तक का होता है। ठीक। वर्षा आधारित खेती अब हम लोग देखते हैं रैनफेड फार्मिंग जिसे कहते हैं। रैनफेड फार्मिंग में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 1150 mm से अधिक होती है। कितनी होती है? 1150 mm से मिलीमीटर से अधिक होती है। तो जलवायु ये कैसा अर्ध क्षेत्र होता है। अर्ध यानी नमी वाला क्षेत्र होता है। फसल नष्ट होने की कोई संभावना यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा पहले से ही आधारित होती है, यानी वर्षा को बहुत अधिक मात्रा में सहयोग मिल जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, और जो अर्ध क्षेत्र होते हैं ये ऐसे क्षेत्र। और जल निकास की जो सुविधा है, वो जल निकास की सुविधा की जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल हो जाएगा तब पर भी नुकसान है। ठीक है। फसल उगाने का समय 120 दिन या उससे अधिक भी होता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें हिस्ट्री क्या है। ठीक है। अभी हमने कहा था ना कि हमने इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे और टाइप्स देखें। टाइप्स में तीन टाइप्स देखे हमने, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रैनफेड फार्मिंग। तो अब हम इसमें देखेंगे हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ऑफ रैनफेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड वाटर सेट मैनेजमेंट। ठीक। मैनेजमेंट नहीं लिखे हैं, लेकिन वाटर शेड का मतलब मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन होता है, तो इसी वजह से हमने केवल वाटर शेड का भी हिस्ट्री देखना है। तो भारत में वर्षा आधारित कृषि जो है और जल ग्रहण प्रबंधन। ठीक। कैसा? जल ग्रहण प्रबंधन यानी वाटर शेड मैनेजमेंट। और भारत में वर्षा आधारित कृषि और जल ग्रहण प्रबंधन सदियों से प्रचलित है। सदियों मतलब पारंपरिक तरीकों से प्रचलित है। तो कृषि पद्धतियाँ और जल प्रबंधन तकनीकें समय के साथ विकसित हुई। जो जल प्रबंधन तकनीकें हैं वो समय के साथ कैसे हुआ? कोई भी चीज़ हो वो समय के साथ क्या होगा? विकसित होगा। ठीक है। तो वही कह रहे हैं, तकनीकें समय के साथ विकसित हुई और देश की विविध भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार आकार लेती रही। यहाँ भारत में जो भारत देश है, इसमें वर्षा आधारित कृषि और जलग्रहण प्रबंधन के इतिहास का एक संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत है। प्राचीन और मध्यकालीन काल में हम लोग देखते हैं कि जो एंशियंट एंड मेडिवल इरा पीरियड्स थे या इरा था,
उस टाइम पे सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल जैसी प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि की जाती थी। कैसे क्षेत्रों में? वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि की जाती थी, यानी रैनफेड फार्मिंग की जाती थी। भारत में वर्षा आधारित कृषि के प्रारंभिक प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1900 ईसा पूर्व में मिलते हैं। जिसका प्रमाण मिलता है वो कब मिलता है? आधारित जो है वर्षा आधारित कृषि करने का भारत में, वो सिंधु घाटी सभ्यता में 3300 से 1900 ईसा पूर्व में मिलते हैं। ठीक। और ये तो हो गया प्राचीन और मध्यकालीन एरा। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें अगला क्या है। अगले में देखते हैं तो अगले में इसमें इसे जो इसका मध्यकालीन क्या कहते हैं, प्राचीन काल है। प्राचीन काल में पारंपरिक कृषि प्रणालियाँ जो हैं जल संरक्षण और मृदा उर्वरता बढ़ाने पर केंद्रित थी। किस पे? मृदा की उर्वरता बढ़ाने और जल का संरक्षण करने, यानी कि जो पारंपरिक कृषि प्रणाली है उसके अनुसार, क्योंकि जल तो मिलता नहीं था वर्षा के अलावा, तो वर्षा का जो जल होता था उसको संरक्षित कर लेते थे, उसको कलेक्ट कर लेते थे और जो मृदा थी, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में केंद्रित करते थे, ध्यान केंद्रित करते थे। वर्षा के अपवाह को प्रबंधित करने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए समोच्च जुताई, मेड़बंदी और सीढ़ीनुमा खेती जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो वर्षा होती थी, तो वर्षा का क्या होता था, जब भूमि पर वो धरातल पे वर्षा की बूंदें लगातार गिरने लगती हैं स्पीड में, तो क्या होता है वो बहाव शुरू कर देती हैं वर्षा के साथ, तो वहाँ की मिट्टियाँ भी बहने लगती हैं, और जब मिट्टियाँ बहने लगती हैं तो मृदा का अपरदन भी होता है, जल का अपवाह भी होता है। तो इन सभी को रोकने के लिए क्या किया गया? समोच्च खेती अपनाई गई, समोच्च जुताई की गई, ठीक, मेड़बंदी कर दी है ताकि पानी का जो जल का बहाव है वो उसी में खेत के अंदर ही रहे, और सीढ़ी नुमा खेती जैसे रचना तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। सीढ़ी नुमा कहने का मतलब जैसे अब पहाड़ी इलाकों में है, ऊपर से नीचे की ओर बहुत तेजी के साथ पानी आएगा, लेकिन उसी को जब सीढ़ी नुमा बना देंगे तो वो पानी को रोक लेंगे कुछ कुछ मात्रा में, ठीक है, और जल का अधिक से अधिक अवशोषण कर लेंगे भूमि, मृदा जो होती है। शुष्क अवधि के दौरान सिंचाई के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बावड़ियों यानी बावलियों और टैंकों यानी तालाबों का निर्माण किया गया। वही चीज़ बता रहे हैं ना कि शुष्क अवधि के दौरान जब होता था, क्या करते थे, जो वर्षा जल होता था उसको क्या कर लेते थे, कलेक्ट कर लेते थे संरक्षित करने के लिए, ठीक, उसको टैंकों में, तालाबों में उसको पूरा इकट्ठा कर लेते थे, मतलब चारों तरफ से पूरा जल को एकत्रित करके उसको संरक्षित कर लेते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भी भारत में वर्षा आधारित कृषि जारी रही, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे पारंपरिक कृषि तकनीकों को अधिक महत्व दिया गया था। क्योंकि यहाँ पे इसीलिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसको इसीलिए भी तो कहते हैं क्योंकि यह एक बहुत ही प्राचीन काल से ही अच्छे तरीक़ों से कृषि कार्य को करता रहा है। ठीक। अब हम लोग देखते हैं मध्यकालीन काल क्या है। मध्यकालीन काल के दौरान जो फसल चक्र, मिश्रित फसल और कृषि वानिकी प्रणालियों को अपनाने के साथ कृषि पद्धतियों का विकास जारी रहा। ठीक। और हालांकि मुगल काल के दौरान यानी 1526 से 1857 के बाद क्रांति हुई थी, उसी के बाद फिर ये मुगल काल खत्म हो गया था। इसी वजह से मुगल काल 1526 से शुरू हुआ था, 1857 तक के दौरान वर्षा आधारित कृषि की उत्पादकता में गिरावट आई। इसके कई कारण थे, जिनमें सिंचाई प्रणालियों का ह्रास, गंगा नदी बेसिन में वनों की कटाई और बढ़ती जनसंख्या शामिल थी। ठीक। औपनिवेशिक युग जो था, कॉलोनियल एरा था। कॉलोनियल एरा में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भूमि उपयोग और कृषि पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ठीक। जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए किसमें किसमें हुए? भूमि उपयोग और कृषि पद्धतियों में, ठीक, महत्वपूर्ण उपयोग परिवर्तन हुए। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, वाणिज्यिक कृषि और एकल फसली वृक्षारोपण के कारण देशों के कई भागों में पारिस्थितिकीय क्षरण और मृदा अपरदन हुआ। बड़े पैमाने पर जब वनों की कटाई हुई, वाणिज्यिक कृषि और एकल फसली वृक्षारोपण के कारण, मतलब फसल भी एक तो जो है वनों की कटाई करके फसल रोपण कर रहे थे, तो जो वनों की कटाई होगी तो भूमि तो खुल जाएगी, क्योंकि अभी तक वनों की वजह से वहाँ की भूमि क्या थी, ढकी हुई थी उनकी छाया की वजह से, तो वर्षा के जल डायरेक्ट धरातल पर नहीं गिरते थे, इसी वजह से भूमि का क्षरण नहीं होता था। लेकिन जब वनों की कटाई हो गई तो तेजी के साथ मृदा अपरदन होने लगा। ठीक। वही चीज़, अंग्रेजों ने नहर नेटवर्क और बांध जैसी आधुनिक सिंचाई प्रणालियाँ शुरू की, लेकिन ये मुख्य रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों के बजाय सिंचित कृषि पर केंद्रित थी। कहने का मतलब जो अंग्रेज आए तो वो लोगों ने क्या किया, नहर नेटवर्क बनाया, मतलब नहरों को निर्माण किया, बांध जैसी आधुनिक सिंचाई प्रणालियाँ, मतलब बांध बनाकर वर्षा का जल जैसे कहीं बहाव है तो जो बहुत ज़्यादा हो रहा तो वहाँ बांध बना दिए। इस तरीके से मतलब तकनीकियाँ जो हैं इनको शुरू की। और ये लेकिन मुख्य रूप से क्या था, वर्षा के आधारित क्षेत्रों के बजाय नहीं था, ये वर्षा आधारित क्षेत्रों पे नहीं था, ये सिंचित क्षेत्रों पे था।
कहने का मतलब जैसे पानी को बहाव कोई सोर्स मिला तो वहाँ से पानी का बहाव हो रहा है, उसी को ये लोग कंट्रोल कर लेते थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक जो सरकार ने भारत में वर्षा आधारित कृषि को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रयास किए, लेकिन ये प्रयास काफ़ी हद तक असफल रहे। ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने काफ़ी सारा प्रयास किया था वर्षा जल आधारित को, लेकिन ये सब पूरा कोई मतलब नहीं निकला था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद, जब स्वतंत्रता 1947 में हमें क्या हुआ, देश आज़ाद हुआ, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो उसी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए वर्षा आधारित कृषि और जल ग्रहण प्रबंधन के महत्व को पहचाना। कहने का मतलब ये है कि जब 1947 में देश अपना भारत देश आज़ाद हुआ, देश स्वतंत्रता प्राप्त की, तो उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए, किसके लिए, ग्रामीण को विकास के लिए, जो गांव है उनका विकास करने के लिए और खाद्य सुरक्षा के लिए वर्षा आधारित कृषि और जल ग्रहण प्रबंधन के महत्व को पहचाना। ठीक, ये चीज़ें हैं इसमें। और अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने वर्षा आधारित कृषि को बढ़ावा देने और जल की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और नीतियां शुरू की। ये सब गवर्नमेंट की तरफ से था। ठीक है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार हैं उन्होंने क्या किया, वर्षा आधारित कृषि को बढ़ावा देने और जल की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और नीतियां शुरू की। मतलब सिंचाई की काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिससे कि किसान को अधिक से अधिक लाभ हो सके। ठीक है, उनको सहायता प्रदान की जा सके। और ये कब हुआ, 1990 से 1991 में हुआ था। ठीक है, वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना, जो भी ये है वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना, यानी नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज। ठीक, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जो है DPAP, इन ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, क्या है, ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, जो कि 1972 से 74 तक, ठीक, 1972 से 74 या 1973 से 74, और एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम IWMP, ठीक, जिसको इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, IWMP इसका फुल फॉर्म है। आप इसको सब याद कर लीजिएगा, जो भी फुल फॉर्म है, जैसे DPAP है तो ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम है। ठीक, क्या है, ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम है। ऐसे ही NWDPRA है, नेशनल वाटरशेड मैनेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर। ठीक, यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट है, P फॉर प्रोजेक्ट, लेकिन फॉर के लिए कुछ नहीं लगता, तो उसको ऐसे ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, रेनफेड एरियाज, ठीक, यानी नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट, ठीक, प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज, तो इसको याद कर लेना। जैसे जल ग्रहण विकास कार्यक्रम वर्षा जल संरक्षण, बंजर भूमि को बहाल करने और वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए शुरू किए गए थे। ठीक, इन सब ये जो हैं ये NWDPRA और DPAP IWMP, ये सब किसके द्वारा किए गए हैं, ये सब मतलब कि विकास परियोजनाएं हैं, जल विकास जल ग्रहण विकास परियोजनाएं हैं, जो कि सरकार के द्वारा शुरू किए गए थे। ठीक, किसके लिए, सिंचाई में सुधार लाने के लिए, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, किसानों की मदद करने के लिए। ठीक है, इन कार्यक्रमों से भारत में वर्षा आधारित कृषि की उत्पादकता में कुछ हद तक सुधार हुआ, हालांकि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ठीक, मतलब कि ये जो कार्यक्रम चलाए गए, इनसे भारत की दशा में काफ़ी स्थिति में सुधार हुई, जिससे उत्पादकता भी काफ़ी हद तक बढ़ी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत में वर्षा आधारित कृषि अभी भी एक बड़ी चुनौती है, और अनुमान है कि भारत में 60 करोड़ से ज़्यादा लोग अपनी आजीविका के लिए वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर हैं। मतलब कि भारत में अभी भी ऐसे 60 करोड़ लोग बचे हैं कुछ क्षेत्रों में, जहाँ पर वर्षा आधारित कृषि पर ही निर्भर है। मृदा एवं जल संरक्षण पद्धतियों, वन रोपण, समोच्च जुताई, समोच्च मेड़बंदी, चेक डैम और कृषि तालाबों पर जोर दिया गया। ठीक, अब प्रौद्योगिकी जो प्रगति है, ठीक, प्रौद्योगिकी और वानिकी अनुसंधान की प्रगति के साथ वर्षा आधारित कृषि और जल ग्रहण प्रबंधन में सुधार के लिए नवाचार शुरू किए गए। और वर्षा आधारित क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत फसलें की उसमें संकर बीज और सूखा सहिष्णु
फसलें विकसित की गई। कहने का मतलब जो प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रगति के साथ, मतलब ये जो अनुसंधान है इनकी वृद्धि के साथ वर्षा आधारित कृषि पर और जल ग्रहण प्रबंधन में सुधार के लिए नवाचार शुरू किया। नए नए विचारों का उत्पन्न हुआ, जिसका उपयोग करके इन्होंने नई नई तकनीकों को विकसित किया, संकर बीज उत्पन्न किए, सूखा के प्रति सहनशील किस्मों का विकास किया। ठीक, सुदूर संवेदन भौगोलिक जीव सूचना प्रणाली, जिसको GIS कहते हैं, जियोग्राफिकल इंटरफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जियोग्राफिकल इंटरफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। और मौसम पूर्वानुमान जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग, मतलब जैसे मौसम ख़राब होता है, मौसम का कब बनता है, ये सारी चीज़ों को देखो हमें आज के दौर में पहले से ही पता चल जाता है कि कल हाँ वर्षा होगी कि नहीं होगी। संभावना मतलब बताते हैं, ना कि एग्जैक्टली बताते हैं। को अनुकूलित करना और कृषि गतिविधियों को योजना बनाने के लिए किया गया है। तो इसमें हम लोगों ने देखा, और इसमें कुछ वर्तमान पहल भी हैं। तो वर्तमान पहल को जो करंट मतलब इस टाइम पे हैं उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो वर्तमान में भारत सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा आधारित कृषि और जल ग्रहण प्रबंधन को प्राथमिकता दे रही है। ठीक, वर्तमान में जो भारत सरकार है वो विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम के माध्यम से वर्षा आधारित कृषि और जल ग्रहण प्रबंधन को प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसको PMKSY यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी ये जैसा हिंदी में है वैसा इंग्लिश में भी होगा, का उद्देश्य जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, यानी जल का उपयोग करना, दक्षता में सुधार करना और सिंचाई को, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना और वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए जल उपलब्ध बढ़ाना है। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र जो प्राधिकरण है, यानी नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, क्या नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, NRAA जो है नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी की स्थापना वर्षा सिंचित कृषि से संबंधित कार्यक्रमों के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए की गई थी। वर्षा आधारित क्षेत्रों में टिकाऊ कृषि पद्धतियों जैसे जैविक खेती और जलवायु अनुकूल कृषि पर जोर पकड़ रही है। थैंक यू दोस्तों। अभी इस वीडियो में हमने देखा कि जो भी इसका रेनफेड एरिया है इसका पहला लेक्चर है, और इसके दूसरे लेक्चर को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्या कहते हैं, इसमें हम लोग देखा कि ये जो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब कुल मिला के हमें किस प्रकार से जल का कम से कम उपयोग करना है, भूमि की नमी का संरक्षण करना है, और जितना अधिक से अधिक हो नमी जल का कम से कम प्रयोग करके उन्नत तकनीकों का यूज़ करके, मतलब जो भी अच्छी तकनीक्स हैं उनको क्या करना है, उपयोग करके हमें अच्छी से अच्छी और अधिक से अधिक उत्पादकता प्राप्त करना है। ठीक है। और इसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन देख लिया। इंट्रोडक्शन के बाद हमने टाइप्स देखे। टाइप्स में ड्राई फार्मिंग था, ड्राई फार्मिंग और क्या कहते हैं ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग था और रनफेड फार्मिंग था। ठीक है। ड्राई फार्मिंग में 750 mm से कम वर्षा होती है, और ड्राई लैंड फार्मिंग में 750 से 1150 mm वर्षा तक हो सकती है, और रनफेड फार्मिंग में 1150 से या उससे अधिक भी वर्षा होती है। ठीक है। और ड्राई फार्मिंग में 75 दिन की फसल की अवधि होती है, जबकि ड्राई लैंड फार्मिंग में 75 से 120 दिन होता है, और और रनफेड फार्मिंग में 120 से उससे अधिक दिन भी होता है। उसके बाद हमने देखा इसका जो हिस्ट्री था, हिस्ट्री मतलब टाइप्स हो गए, टाइप्स के बाद हमने हिस्ट्री देखा। हिस्ट्री में इसका जो प्राचीन काल का है और मध्यकालीन काल है। प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, और मध्यकालीन में ये मुगल काल का जो टाइम पे था वो ज़्यादा विकास कर नहीं पाए वो लोग जल के सुविधाओं के लिए। और उसके बाद वर्तमान पहल में मतलब आ गई सरकार, आ गई गवर्नमेंट हमारी ये जो आई। ठीक है, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे योजनाओं को लागू किया है सिंचाई के लिए, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र बाकी हैं जहाँ पे सिंचाई की जल सुविधा प्राप्त नहीं है। तो इसके आगे वीडियो हम लोग देखेंगे कि जो इसका अगला टॉपिक है, अगला लेक्चर है वो क्या है, प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, यानी भारत में वर्षा आधारित जो कृषि की समस्याएं हैं उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। ये मेरे तरफ से हैंड रिटन नोट्स ही है जो कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, और इसको मैंने लिखा है, मतलब मैंने भी कहीं न कहीं से इसको लिखा है सर्च करके, लेकिन जो कि पेपर यानी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।